हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकेज एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि अपने टॉपिक पे आते हैं और हम लोग लास्ट में दोस्तों हम लोग ने टॉपिक क्या किया था दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में हम लोग की 2 क्लासेस चली हैं, वो भी किससे रिलेटेड दोस्तों? आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित हम लोग ने 2 क्लासेस की हैं। उसमें क्या है कि दोस्तों जैसे कि हम लोग उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स चीज़ें हैं जो देख रहे हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो उसी क्रम में हमने 2 टॉपिक्स किए थे, जैसे कि बाढ़, सूखा एवं बांध। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इससे दोस्तों। आज हम लोग इसी में दोस्तों एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों हम ठीक है। उसका नाम है औद्योगिक आपदा यानी इंडस्ट्रियल डिजास्टर। यानी हम लोग जो औद्योगिक जो घटनाएं हुई हैं, है ना, जो किसी फैक्ट्री में, जैसे भोपाल गैस त्रासदी है या विशाखापत्तनम में नियर में जल्दी 2020 में जो घटना हुई है, ठीक है ना। ऐसे ही और चीज़ें और जो घटनाएं हैं, जो मुख्य घटनाएं हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आज, ठीक है ना। उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे और है ना, और हम लोग देखेंगे इसी में, ठीक है। और उससे संबंधित क्या है कि जो क्या उनके लिए प्रयास किए गए हैं अभी तक की, क्या औद्योगिक मतलब जो औद्योगिक आपदाएं हैं उससे रिलेटेड क्या अमेंडमेंट हुए हैं या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या जो न्यायालय है हमारा उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके दोस्तों सीधे हम लोग दोस्तों क्या आते हैं आपदा। अब ये आपदा जो है औद्योगिक आपदा, ये कौन सी आपदा है? ये मानवीय आपदा में आएगी दोस्तों। जैसे कि अगर देखिए, है ना, देखिए कि मैं दोस्तों हम अगर इसमें मैं बताता हूँ इसमें। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे क्या होता है, हम लोग ने आपदा प्रबंधन हम लोग का हेड टॉपिक्स है, आपदा प्रबंधन, ये दोस्तों हम लोग का टॉपिक्स है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने इसको 2 पार्टों में बांट रखा है दोस्तों। जैसे कि मैं इसमें बात करूं तो एक तो मैंने इसको आपदा बताया था, पहले मैंने बताया था कि इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आपदा कौन कौन सी हैं, फिर इसमें फिर जानेंगे कि आपदा जो होती है उसका प्रबंधन करने के लिए हम लोग क्या हमारे राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों। फिर दूसरा जो पिलर होता है वो होता है आपदा प्रबंधन। अब दोस्तों अगर मैं आपदा की बात करूँ तो जैसे मैंने इस आपदा को दोस्तों 2 पार्टों में डिवाइड किया था, इसका 2 डिवीज़न किए थे। 2 होता है, एक तो देखो दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं होती हैं दोस्तों, एक होती है प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है दोस्तों। दूसरी होती है दोस्तों मानवीय आपदाएं, मानवीय आपदाएं। अब जैसे प्राकृतिक आपदाओं में दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूं, ये कौन कौन सी होती है, जैसे कि हम लोग दोस्तों पढ़े हैं बाढ़, प्राकृतिक आपदा हैं। अब मैंने ये भी बता दी कि कुछ बाढ़ को सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे 2017 का चेन्नई बाढ़ जो आई थी, 2018 केरल जो बाढ़ आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मानव गतिविधियों द्वारा या मानव के गैर तार्किक विकास के कारण इन जो बाढ़ आई है ये रीज़न है। मतलब जो बाढ़ आने का मुख्य रीज़न जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया था कि ये मानव गतिविधियाँ, यानी मानव ने जो गैर तार्किक तरीके से विकास किया उसकी वजह से ये बाढ़ आई है। तो कुछ बाढ़ जो होती, जैसे कि हमने फिर बताया था कि जो कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती वो मानव की गतिविधियों से भी निर्मित हो सकती हैं। तो इसलिए कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो है ना। फिर बस इसी में मैंने दोस्तों सूखा पढ़ाया था और इसी टॉपिक में दोस्तों बाढ़ के साथ ही हम लोग बांध पढ़े थे। इसी में फिर जैसे दोस्तों अभी पढ़ते हैं भूकंप देखते हैं इसमें, ठीक है, चक्रवात दोस्तों, ठीक है दोस्तों, भूस्खलन, हिमस्खलन और भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी। तो देखिए भूकंप आप लोग दोस्तों ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, चक्रवात भी आप लोग दोस्तों ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हिमस्खलन है, भूस्खलन है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इनको क्या है, इनको करना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है ना। अगर टाइम होता तो हम लोग कर भी लेते, क्योंकि है ना, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों बाढ़ एवं सूखा कर चुके हैं जो ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया जाता है, बाकी ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है, तो इसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। इसी में डायरेक्ट मैं आता। फिर देखो मैंने बताया था कि मानवीय आपदाओं में क्या होता है, तो मैंने इसमें बताया था कुछ औद्योगिक आपदाएं होती हैं जो मानव द्वारा होती हैं, जैसे जो फैक्ट्रियों में कभी आग लग जाती हैं या जो कोई त्रासदी, ये कौन सी होती है, वो औद्योगिक आपदाएं होती हैं, ठीक है ना, औद्योगिक आपदाएं। इसी है ना, मानवीय आपदाओं में ही औद्योगिक। फिर इसी में हीट वेव्स आता है दोस्तों, हीट वेव्स आता है। इसी में दोस्तों हमारा जैसे साइबर अटैक भी है मानवीय आपदाएं में, आजकल ये बहुत चर्चा में है साइबर अटैक, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आदि ये सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं मानवीय आपदाओं में आती हैं। तो जैसे हम लोग आज जो टॉपिक हमारा दोस्तों रहेगा वो औद्योगिक आपदा है, इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों आज, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपदा प्रबंधन, अब जैसे ये सारी आपदाएं हैं, अब इसके प्रबंधन के लिए दूसरा पिलर बनाया था मैंने, यानी जो आपदाएं हुई हैं इनके प्रबंधन के लिए प्रयास, न्यूनतम प्रयास करने के लिए या इसके जो प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सारी। जैसे इसमें 2 तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों,
और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाएँ, तो वो दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे कल क्लास में। आज हम लोग दोस्तों शुरू कर रहे हैं औद्योगिक आपदाएं। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। हेडिंग रहेगी आप लोगों की कौन सी आज? औद्योगिक आपदाएं, या औद्योगिक आपदा डाल दो, उसी में कई और हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है टॉपिक? सॉरी दोस्तों, औद्योगिक आपदा, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ठीक है ना दोस्तों, औद्योगिक आपदा यानी इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो इसको मैं लिख दूं अगर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ठीक दोस्तों, ये होता है हमारा ये औद्योगिक आपदा। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये कहते कि हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी होती है उसकी डिफिनेशन एक देते हैं, ताकि उसको बता सके लोगों को। अगर कोई पूछे कि औद्योगिक आपदा क्या होती है तो उसको बता सकें। तो इसके लिए अगर जैसे कि मैं बात करूं तो देखिए, आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको इसको देखते चलिएगा साथ में। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप बोलते समय लिख ले तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए मैं बता ही देता हूँ क्या है। जैसे तात्पर्य, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे पूछेगा नहीं पेपर में डायरेक्ट, बट इसके क्या है नॉलेज के लिए जान लीजिए क्या होती है औद्योगिक आपदाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं। मतलब इसका तात्पर्य ऐसी किसी दिए गए स्थान पर, किसी ऐसे स्थान पर, दिए गए औद्योगिक स्थान पर, है ना, किसी मतलब देखिए इसका क्या होता है, औद्योगिक आपदा का मतलब क्या होता है, किसी, ठीक है ना, तात्पर्य होता है किसी दिए गए औद्योगिक स्थान पर, औद्योगिक स्थान पर संयोगवश या मानवीय भूल के कारण हुई घटनाओं को। ठीक है ना। और मैंने बता रखा कि आपदा जो होती हैं वो क्या होती, मानव जीवन को जब तक बड़े पैमाने प्रभावित नहीं करेगी तब तक उसको आपदा नहीं कहेंगे दोस्तों। तो इसी तरह में क्या होता है कि जैसे जो कुछ दिए गए स्थान या जैसे कुछ औद्योगिक स्थान होते हैं, किसी बस जैसे कि संयोग बस कुछ घटना हो जा रही है, मान लीजिए अब किसी रीजन से, ठीक है, अभी जैसे मैं पढ़ूंगा अगर जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो देख लेना, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, मतलब किसी दिए गए औद्योगिक स्थान पर संयोगवश या मानव भूल के कारण हुई उत्पन्न घटनाओं को क्या बोलते हैं, औद्योगिक आपदा बोलते हैं। यानी क्या होगा इसका, अगर डिफिनेशन बोलें, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, किसी दिए गए औद्योगिक स्थान पर संयोगवश या मानवीय भूल के कारण, ठीक है ना, या मानवीय भूल के कारण उत्पन्न हुई घटनाओं को औद्योगिक घटनाएं कहते हैं। अब हमने इसीलिए औद्योगिक स्थान लिखाया है, तो औद्योगिक स्थान पर होगी कोई अगर मानवीय भूल या संयोगवश किसी रीजन से हो जाता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों औद्योगिक घटना आपदाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी डिफिनेशन। तो ये तो डिफिनेशन हो गई दोस्तों, बट इससे रिलेटेड क्या हो, अभी तक जो घटनाएं हुई हम उनको जानते हैं, यानी भारत के संदर्भ में विभिन्न औद्योगिक घटनाएं, क्या लिखना है दोस्तों, आपदाएं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा लिखना है कि भारत के, हेडिंग रहेगी दोस्तों, भारत के संदर्भ में हुई अब तक की औद्योगिक घटनाएं, अब तक की औद्योगिक आपदाएं, औद्योगिक आपदाएं, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा मतलब, अब जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक आपदा के बारे में जाने क्या होता है, तो अब कौन अभी तक कोई घटना हुई है कि नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे हम लोग, और उनका वही क्वेश्चन ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बहुत ही विख्यात या बहुत ही प्रसिद्ध कह लो, ये एक बहुत हमारे देश के लिए बहुत मतलब क्या है कि कह लो कि बहुत, है ना, मतलब ऐसी घटना थी जो हमारे देश के जो लोगों को एकदम दहला कर रख दी थी। क्योंकि अगर जैसे कि मैं बताता हूँ, भोपाल गैस त्रासदी, जिसका आप लोगों ने हर कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसको, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों इसका आप अगर जब गूगल करेंगे ना दोस्तों, तो इस गूगल पे आप इसको एक डायग्राम इसमें मिलता है, मतलब एक चित्र फोटो किसी ने खींच के डाली रखी है। आप अगर गूगल सर्च करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी इंग्लिश में डालेंगे तो आपको उसमें एक फ़ोटो दोस्तों इतनी हृदय विदारक है, मतलब कि इतना झंझोर देने वाली है। क्या है कि एक मतलब एक बच्ची का, बच्चा है कि बच्ची है, क्या है, बच्ची, वैसे तो बच्ची लगती है देखने में, उसका क्या है आधा शरीर, पूरा शरीर पे उसका ज़मीन के अंदर धंसा हुआ, सर बाहर निकला हुआ, और उसकी आंखें एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे सो रही हो बच्ची, मतलब वो बच्ची, है ना। तो आप जब देखेंगे तो आपको एकदम
अंदर से एकदम अजीब सा फील होगा ना, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी, इसमें लगभग अभी तक का अगर मैं दोस्तों बता दूं तो इस त्रासदी में अब तक की जो भारत की सबसे बड़ी त्रासदी थी, मतलब औद्योगिक इंडस्ट्री में अगर कोई अब तक की जो बड़ी घटना हुई है वो अब तक की यही थी। इसमें दोस्तों जैसे अगर ऑफिशियल डाटा अगर देखा जाए तो लगभग 15,000 लोग दोस्तों इससे प्रभावित इनसे डेथ हुई थी। मतलब कि देखो ऑन द स्पॉट तो काफ़ी कम मौत हुई थी, बट इसका प्रभाव बहुत दीर्घकालिक समय तक रहा है। तो इसके प्रभाव से ही काफ़ी बाद में भी काफ़ी लोगों की मौत हुई है। तो जैसे कुछ ऑफिशियल डाटा से अगर बात करें, जैसे सरकार ने 2006 में जो डाटा जारी किया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 15,000 लोगों की इससे डेथ हुई थी, ठीक है ना। और जैसे कि राज्य सरकार ने जो भोपाल जो राज्य सरकार थी, मतलब जो वो मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार थी, उसने अपना एक ऑफिशियल डाटा दोस्तों जारी किया था। तो उसने बताया था इसमें लगभग 3700 लोग लगभग, है ना, लगभग 3700 या 3750 लोग समथिंग इसमें क्या हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर अब वो भोपाल जो गैस मतलब जो राज्य सरकार है, अब उन्होंने अपना उसी समय डाटा रिलीज़ किया था। बट 2006 में इसकी लगभग ये घटना दोस्तों हुई थी 1984 में। घटना हुई थी दोस्तों 1984, 3 दिसंबर दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ। घटना दोस्तों हुई थी 3 दिसंबर 1984 में दोस्तों। बट इसकी जब केंद्र सरकार ने जब इसका वो 2006 में इसकी रिपोर्ट मतलब इस पर जाँच हुई थी और इसका जब उन्होंने जब रिपोर्ट जारी की तो उसमें बताया था लगभग 15,000 लोग इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, लगभग इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, मतलब जो कुछ तो तुरंत ही मर गए थे, कुछ लोग इसके संपर्क में आने, और कुछ लोगों को क्या हुआ उसका प्रभाव देर से आया, जो काफ़ी, है ना, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, इसमें लगभग 15,000 लोगों की डेथ हुई थी दोस्तों। और लगभग ठीक है ना, अगर जैसे डेथ और लगभग इससे जैसे और अगर और बताएं तो लगभग 5 लाख लोग, है ना, लगभग 5.5 लाख के समथिंग लोग जो हैं इससे इनडायरेक्टली प्रभावित हुए थे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी थी दोस्तों, ठीक है ना। डेथ की रेशियो अलग है दोस्तों और वो अलग, तो उस पर उतना जानने की जरूरत नहीं है। बट एक ये जान लीजिए, ये बहुत आज तक की जो भारत में जो आज तक की जो त्रासदी है वो उस आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी थी, ठीक है दोस्तों। ये कब हुई थी दोस्तों, 3 दिसंबर 1984। याद रखना डेट तो बहुत ही कम, बिल्कुल ये ऐसे ही 3 दिसंबर 1984 को, ये एकदम वैसे ही याद रखना है आपको। और दूसरी दोस्तों, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी दोस्तों कौन सी थी, ये दोस्तों कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, ठीक है दोस्तों। ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। और इसमें ये अमेरिका की कंपनी थी, ठीक है दोस्तों। तो इस कंपनी का मुख्यालय जो था टेक्सास में था। कहाँ पे दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास। एक अमेरिका जब आप पढ़ेंगे उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें क्या है 5 स्टेट हैं, तो 5 स्टेट में एक स्टेट है टेक्सास में उसका मुख्यालय था, ठीक है ना, है दोस्तों। तो ये जो कंपनी जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो कहाँ हुई, किस कंपनी में हुई थी, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन। और कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, टेक्सास में हुई था। कब हुई थी दोस्तों, 3 दिसंबर 1984। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों। तो अगर मैं गैस की रिसाव की अगर बात करूँ तो मेथिल आइसोसाइनाइड, मैं इधर लिख दे रहा हूँ ऊपर दोस्तों, आपको लिखना है गैस में मिथाइल आइसोसाइनाइट आइसोसाइनाइट गैस का इसमें क्या हुआ था, रिसाव हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में कंपनी का, अगर वैसे तो पूछा नहीं जाएगा मगर याद पढ़ लीजिए, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन कंपनी थी। कहाँ की दोस्तों, यूएसए की, अमेरिका कंपनी थी। और दोस्तों उसमें क्या हुआ था, वो कहाँ, उसका मुख्यालय कहाँ है, टेक्सास में। और उसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है ना। जिससे मैंने बता ही दिया पूरी स्टोरी क्या थी कुछ, ठीक है। फिर इसमें जैसे कि दोस्तों क्या हुआ था, अब मैंने इसमें क्या बताया कि इसने ना कि मानव को बल्कि पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, ठीक है ना। तो इससे मानवीय एवं पर्यावरण दोनों समुदायों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो ये जो घटना है, इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत ज़्यादा मतलब एक चर्चा का विषय बन गया था ये। तो इस घटना की जांच के लिए, है ना दोस्तों, इस घटना के मतलब कुछ चिकित्सीय जो करने के लिए, उसके लिए इनकी एक वो बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था दोस्तों। आपको याद रखना चाहिए, लिख लिया होगा दोस्तों ये ना, ठीक है दोस्तों।
तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1993 में दोस्तों। ये याद रखना, ये डेट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस गैस का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ था मानवीय समुदाय पर और जो पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पर्यावरण और मानवीय समुदाय पर होने वाले दीर्घकालीन प्रभाव को की जांच करने के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, 1993 में बनाया गया था दोस्तों। डेट याद रखना और आयोग का नाम भी याद रखना दोस्तों। क्या था दोस्तों, 1993 में एक आयोग बनाया गया था, भोपाल अंतर्राष्ट्रीय, पूरा नाम बता रहा हूँ, भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग दोस्तों। भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। क्यों किया गया था, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था, हमने बताया, पर्यावरण पर एवं मानव पर, यानी पर्यावरण और मानवीय समुदाय पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव के जांच करने के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया था। कौन सा दोस्तों, भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, 1993 में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी से। अगर मैं दोबारा डिवीज़न करता हूँ तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 में। स्टेट है MP दोस्तों, और कंपनी का नाम था दोस्तों यूनियन कार्बाइड कंपनी में एक ये गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है ना। उस गैस के रिसाव में, वो गैस कौन सा था दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। उसके रिसाव से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा था। और इस कंपनी का दोस्तों क्या हुआ था कि ये कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की थी दोस्तों, और उसका मुख्यालय कहाँ है, टेक्सास में। हालांकि देखो इसे ये पकड़े गए थे, बाद में क्या हुआ था, इनको छोड़ दिया गया था, है ना। ये जो यहाँ की कंपनी के जो मैनेजर जो इनके संस्थापक थे, जो क्या कहते हैं, ठीक है, तो उनको पकड़ा गया था, बट बाद में कुछ जुर्माना के साथ इनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। फिर मैंने बताया कि इसका क्योंकि समाज, मानव जीवन पर और पर्यावरण पर दोनों पे बहुत ज़्यादा दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा था। तो उस दीर्घकालीन प्रभाव की जांच करने के लिए, उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है हमारे भारत पर, तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय यानी भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। तो ये सारी दोस्तों क्या है, हमारी भोपाल से संबंधित भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं। इसको लिख लेना दोस्तों, लिखिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरी घटना जो हुई थी, पहली ये तो एक हो गई, अब दूसरी दोस्तों, ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना था। दूसरी दोस्तों देखते हैं, दूसरी दोस्तों घटना जो थी कलपक्कम नाभिकीय, कलपक्कम दोस्तों नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना, कलपक्कम नाभिकीय ताप संयंत्र दुर्घटना ये दोस्तों कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो कलपक्कम नाभिकीय ताप संयंत्र दोस्तों कहाँ पर है, तमिलनाडु में है दोस्तों। पहली चीज़ तो ये है, कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में दोस्तों, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में दुर्घटना हुई थी, किस राज्य की बात हो गई। दूसरा क्या कब हुई थी दोस्तों, ये तो 1997 में हुई थी दोस्तों, ये याद रखना है, 1997 में। इसके बारे में इसके कुछ और नहीं। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक बॉयलर होता है दोस्तों, तो इसमें बॉयलर से क्या हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ था, कुछ लोग ज़्यादा जो, अब देखिए इसका बाहर इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट क्या है कि इसके आसपास की जो इस फैक्ट्री में जो लोग थे उनको थोड़ा दिक्कत, उनको प्रभाव पड़ा था उस पर। तो उस वजह से इसमें थोड़ा इसको जान लेना है, बाकी इसके डिटेल्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना। बस ये पढ़ना कि कभी अगर पूछा जाए दुर्घटना कहाँ हुई थी तो तमिलनाडु और कहाँ पे 1997 में, ठीक है दोस्तों। इतना ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं, बस मैं आपको पता होना चाहिए बस दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा दोस्तों विशाखापत्तनम, ये तो दोस्तों जल्दी ही हुई है अभी, ठीक है, गैस रिसाव, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, विशाखापत्तनम गैस रिसाव। ये दोस्तों कब हुई थी, तो ये 7 मई दोस्तों 2020 में। आप लोग तो बहुत से लोग उसको पेपर पढ़ते होंगे तो उसको देखा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा इसको। विशाखापत्तनम गैस रिसाव हुआ था, कब हुई थी दोस्तों, 7 मई 2020 में। विशाखापत्तनम है कहाँ दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद इसमें क्या हुआ था, इसमें गैस किस गैस का रिसाव हुआ था,
तो इसमें दोस्तों स्टायरिन ठीक है ना, स्टायरिन गैस का इसमें रिसाव हुआ था दोस्तों। स्टायरिन ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, स्टायरिन ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ इसको लिखना है तो इंग्लिश में दोस्तों STYRENE, स्टायरिन, है ना दोस्तों। ये गैस थी, इस गैस का रिसाव हुआ था, जिससे क्या हुआ था कि इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा था लोगों को, बहुत मतलब कि इससे भी काफ़ी मतलब ठीक है ना, इसका भी व्यापक प्रभाव पड़ा था देश, मतलब उस एरिया में काफ़ी कुछ इसका इफेक्ट पड़ा था। तो बाद में भी देखने को मिला इसका इफेक्ट, कुछ लोगों को वहाँ से थोड़ी दूर पलायन भी हुई, वहाँ से कुछ जगह खाली भी की गई थी उस समय, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों विशाखापत्तनम गैस रिसाव है, 7 मई 2020 को हुआ था, आंध्र प्रदेश में स्टायरिन गैस है, ठीक है। और हाँ, इसमें कंपनी कौन सी थी दोस्तों, LG पॉलीमर कंपनी, LG पॉलीमर, ठीक है ना, पॉलीमर कंपनी थी, LG पॉलीमर लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, लिमिटेड थी कंपनी का नाम, LG पॉलीमर था। और कहाँ की कंपनी है दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया की थी, दक्षिण कोरिया, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण कोरिया की कंपनी थी LG पॉलीमर कंपनी में क्या होता, गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस थी दोस्तों, स्टायरिन गैस था, नाम था गैस उसका स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था, आंध्र प्रदेश, 7 मई 2020। ये सारी चीज़ें विशाखापत्तनम गैस रिसाव के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों ऐसे ही, बस किस गैस का रिसाव हुआ था, कहाँ पे, कौन सी कंपनी है, ठीक है ना दोस्तों, कब हुआ था, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए बस। तो विशाखापत्तनम गैस रिसाव का हुआ था 7 मई 2020 में, कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। और किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। देखो हुआ क्या था ना, 2020 में दोस्तों प्रथम वेव आया था हमारा कोरोना का, उसके बाद कोरोना का जब पहला इफेक्ट खत्म हुआ तो इस कंपनी को जब खोला गया, तो उस कंपनी को जब खोला गया तो उसमें लगभग 2000 वर्कर्स काम करते थे उस समय। जब उसमें क्या हुआ कि जब इसको खोला गया तो इसमें मानवीय मतलब कुछ गड़बड़ी की वजह से क्या हुआ, गैस का रिसाव हो गया। अब उस गैस का रिसाव हो गया तो उसमें काफ़ी कुछ, ठीक है, तो ये काफ़ी शहर में और काफ़ी जगह फैल गए, उसमें जो वहाँ के जो अंदर जो वर्कर्स थे उनको भी दिक्कत हुई, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी, तो इसी वजह से ये बहुत चर्चा में रहा था दोस्तों, और इससे कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, इससे डेथ भी हुई थी, तो इसलिए चर्चा में रहा, तो इसलिए इसको जानने की जरूरत है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अगर देखा जाए तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद सबसे बड़ी दुर्घटना यही है, ठीक है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश स्टायरिन गैस है ना, LG पॉलीमर लिमिटेड एंड दक्षिण कोरिया में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना चाहिए। फिर दूसरा चौथा एक दोस्तों और है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। बस इनके बारे में डायरेक्ट ऐसे ही जानना है थोड़ा, ठीक है ना, तो क्योंकि डायरेक्ट ही दोस्तों क्वेश्चन आएगा, अब डिटेल पढ़ने कोई मतलब भी नहीं है कि क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे, उतना वो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में मैंने थोड़ा इधर बता दी, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंस है, उसमें थोड़ा आपको जानना भी चाहिए। और ये तो आपने खुद ही पढ़ा होगा विशाखापत्तनम, अगर आप अपडेट रहते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे कि मैं बात करूँ चौथी दोस्तों है नेवेली विद्युत नेवेली ताप संयंत्र दुर्घटना, अब दोस्तों ये कब हुई थी, तो ये भी दोस्तों नवेली ताप संयंत्र जो है ये आपका दोस्तों तमिलनाडु में है दोस्तों, ये भी याद रखना है, तमिलनाडु में है। और इसमें और ये क्या हो, इसमें ये मतलब कब हुई थी ये दुर्घटना, तो ये 12 मई 2020, ठीक है दोस्तों। ये विशाखापत्तनम के 4-5 दिन के बाद की घटना है, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ में आई नहीं थी, ठीक है। तो नेवेली ताप संयंत्र दुर्घटना ये कब हुई थी, 12 मई 2020 को। और दूसरी इसमें क्या हुआ था, ठीक है ना, इसमें गैस का तो रिसाव नहीं हुआ था, इसमें थोड़ी आग वाग कुछ लग गई थी, तो उससे क्या हुआ था, इसमें 8 लोग, जैसे कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर कुछ करके इसमें कुछ बनता है, ताप संयंत्र से कुछ प्रेशर था दोस्तों, प्रेशर की वजह से क्या हुआ था, उसमें कुछ लीक सा हो गया था, तो उसमें से क्या हुआ था दोस्तों, 8 लोग लगभग जख्मी हुए थे। इसमें ज़्यादा इसमें क्षति नहीं हुई थी, बट अब क्षति तो क्षति होती है। तो 8 लोग इसमें क्या हुए थे, इसमें 8 लोगों की जख्मी हुए थे, जिसमें 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और एक बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद इसमें घटना ज़्यादा, ठीक है, फिर इसके बाद इसको ये चलता रहा,
और बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं आपको, बस यही जानना है कि नेवेली ताप संयंत्र कब दुर्घटना कब हुई, तमिलनाडु 12 मई 2000। ये देखिए डायरेक्ट जानने वाली दुर्घटना। अब जैसे भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही समय से हम लोग जान रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है, बट हो सकता है कि वो ना पूछ के इनमें से किसी एक घटना को दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, कब हुई, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई एक दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय नाम की घटना है, मैं बता देता हूँ। 5वीं घटना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय है, जापान की घटना है, तो आपको उसको याद, बस नाम याद रख लेना है और कुछ नहीं करना है आपको। फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना। फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना ये दोस्तों 2011 में हुई थी जापान में, बस इतना आपको याद रखना है। 2011 दोस्तों कहाँ पे, जापान दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2011 जापान। ठीक है दोस्तों, बस इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई थी, जापान में 2011 में। बस दोस्तों आपको बस इतना ही पता होना चाहिए इसमें, बस और कुछ इसका काम की चीज़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें दुर्घटना से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कौन कौन सी दुर्घटना हुई, कौन कौन सी नहीं हुई दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग अब आगे आप इसमें आते हैं कि इसके लिए किए गए जो प्रयास हैं, मतलब जो दुर्घटनाएं हुई कुछ इसके लिए कुछ वो भी बनाए गए हैं। ठीक है ना, एक्ट्स बनाए गए, तो उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो औद्योगिक आपदा से संबंधित किए गए प्रयास, यानी जो एक्ट बनाए गए हैं, उनको एक्ट के बस आपको नाम याद कर लेने हैं, है ना। तो जैसे कि मैं अगर बात बताऊं, जैसे कि एक्ट, ठीक है ना, एक तो पहला आपको एक्ट याद रखना फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है, कोई भी घटना हुई है ये किसी ना किसी फैक्ट्री में हुई हो, वो चाहे ताप संयंत्र हो, चाहे वो गैस में हो, किसी भी चीज़ से हुई तो वो फैक्ट्री। तो इसमें पहली चीज़ आपको यही याद रखनी कि फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया था इसके लिए 1948 में। एक तो ये याद रखना है दोस्तों, सॉरी कुछ बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, उनको याद रखना है। 1948 में ये बनाया गया दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों आपको याद रखना है क्या हुआ था कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, क्योंकि उसी के जस्ट बाद, ठीक है ना, उसके पर्यावरण पे जो इफेक्ट पड़े थे उसकी जांच, उसके लिए, उसके सुधार के लिए एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। पर्यावरण, ठीक है ना, संरक्षण, वही जो अभी भी है ना, संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है ना, ये तो पता है ना दोस्तों। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इसका क्या होता, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने बताया गैस, जो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, आपको मैंने क्या बताया, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो उसी का हमने क्या बताया, उसका मानव जीवन पे तो पड़ा ही पड़ा था प्रभाव, उसका पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो उसका इफेक्ट का क्या हुआ था, उसके लिए क्या हुआ था, एक अधिनियम बनाया गया था। हालांकि देखो इसके बाद में अब ये सारे पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें उस सब पे लागू होता है, बट उसके बाद ही ये बना है। तो ये उसका मतलब उसके बाद ये पहला बना, मतलब उस त्रासदी के बाद बनाया गया ये पहला अधिनियम था उस संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये पहला अधिनियम था इस उस गैस त्रासदी के बाद में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ये कब बनाया गया दोस्तों, ये 1991 में बनाया गया है दोस्तों। कब दोस्तों, 1991, ठीक है ना। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जैसे कि किसी फैक्ट्री या किसी दुर्घटना में किसी औद्योगिक स्थान पर ये कोई व्यक्ति जख्मी होता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंपनी को, उसके परिवार को, या जो जख्मी हुआ है, ठीक है ना, या जो जख्मी हुआ उसके उपचार के लिए और उसके जीवन निर्वाह के लिए कुछ पैसे यानी कुछ राहत पैकेज का प्रबंधन किया गया था। सरकार ने इसके लिए बनाया गया था पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। उस कंपनी का जो सीईओ है या जो भी कंपनी चला रहा है उसको उनके जो मजदूर हैं, वो जो श्रमिक हैं, उनकी
अगर उनकी डेथ हुई है तो उसके परिवार के संचालन के लिए राहत पैकेज दिया जाएगा। अगर वो जख्मी हुआ है तो उसको उसके इलाज के लिए और उसके जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ पैसे देने की मतलब यहाँ पे वो की गई थी। इसीलिए इसको बताया पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, यानी लायबिलिटी मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व पब्लिक के ऊपर अब वो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो अगर वो जख्मी हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको उसका राहत कर, उसकी जो आर्थिक रूप से जो है ना जो मदद है वो आप करें, मतलब जो कंपनी के लिए कंपलसरी बना देगा इस एक्ट के थ्रू पर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये तीसरा ये एक्ट है। चौथा दोस्तों इसमें एक आप लोग जानते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये तो इम्पॉर्टेंट ही ठीक ना, इसका याद रखना कि डेट तो एकदम बिल्कुल सही याद रखना। आपदा प्रबंधन अधिनियम ये कब है दोस्तों, 2005 का। ठीक है दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, ये चार कुछ इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 है, और भी है जैसे एक्सरसाइज करके हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, फिर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में बनाया गया था और मैंने बता दिया किस लिए बनाया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों हमारी आपदा, औद्योगिक आपदा से रिलेटेड जो क्वेश्चन 1 लाइन में बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आज की चर्चा दोस्तों यहीं तक हो जाएगी, यहीं तक रुकेगी। और हमारा जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों ये हमारा इसमें हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों कल मिलते हैं। कल इसके अगला वाला जो हमारा एक टॉपिक रह गया है, मतलब जैसे कोई राष्ट्रीय स्तर पे जो किए गए प्रयास और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो किए गए प्रयास हैं आपदा संबंधी, वो कल हम लोग दोस्तों कवर करेंगे। कल कितना भी टाइम लगेगा, 40-45 मिनट, जो जितने भी मिनट की क्लास रहेगी उसको ख़त्म करके ही कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी दोस्तों आपदा से, औद्योगिक आपदा से रिलेटेड, वो हमने दोस्तों देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना भी ना भूलें दोस्तों, और दूसरों को शेयर तो जरूर ही करें दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद आपका मेरी इस चैनल पे आने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों फिर कल मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बाय दोस्तों।